हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड थी कि जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है वो आप सॉल्व करा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अब सॉल्व करने से पहले जब मैंने पेपर जितना अभी तक देखा है, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो भाई पेपर इतना बढ़िया है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही पेपर आ जाए। तो पेपर इतना बढ़िया है कि आप में से हर एक कोई 40 में से 40 ले सकता है। बस थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो आराम से आपके 40 में से 40 नंबर आने वाले। बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। कहीं आप सोचोगे सर तो ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। वाकई पेपर ऐसा है। जब आप इसको सॉल्व, कुछ बच्चों ने तो सॉल्व कर भी लिया होगा, अभी मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, तो उसके साथ आप जब देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, हाँ यार पेपर तो बहुत आसान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई इसी तरह का पेपर आपको बोर्ड में भी देने वाली है, ताकि आपका जो स्कोर है, जैसे हम सोच रहे हैं भाई 40 में से 40 के लिए हर एक को कोशिश करनी है और हर एक आप में से ला सकता है। बस मन में थोड़ा सा विश्वास रखो और उसके लिए थोड़ा डट के मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात तो ये हो कि जो इतने दिनों से जो डाउटफुल मामला चल रहा था यार, अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक वैसे ही नया सब्जेक्ट है, ऊपर से पैटर्न भी चेंज, क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आते रहते थे, सर लंबे लंबे क्वेश्चन करने नहीं करने। सबका जवाब आपको इस पेपर में मिल जाएगा। क्वेश्चन लगभग आपको हर तरीके के करना है, लेकिन जो उसको करने का जो तरीका है वो डिपेंड करेगा कि जो सीबीएस जो आपके एमसीक्यूज़ में आपको ऑप्शंस दिए हैं वहाँ से आपको पिक करना चाहिए, या फिर आपको क्वेश्चन को ही प्रोसीड करना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन जो बीच में मिलेंगे उसी में से आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन करते हैं हम, सारे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको इनको प्रोसीड करना है। और प्रोसीड करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट 11th का भी 12th का भी चैनल पर अवेलेबल है। तो वो कंटेंट आप तक कंटिन्यूसली पहुंचता रहेगा। उसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। अगर आप पहले से ही हैं तो चैनल को बच्चों जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको पता है कि बहुत कम अवेलेबल है। तो आपको कंटेंट मिल रहा है तो आपका जो फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको आगे तक और फैलाओ। तो पहला हम क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ 5। फिर जो सिंबल दे रखा है वो मॉडुलस के लिए मॉडुलो ऑपरेशन के लिए दे रखा है। इस तरह का सिंबल दे रखा है आपको, और यहाँ पर ये बोलता है कि दिस सिंबल इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, 5 इंटू में 11, इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा मॉड 8, ये आपको फाइंड करना है। तो 11 5 जो 55 हो गया, 55 को अगर आप 8 से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाता है 7। तो हमारा जो आंसर है इसका सी ऑप्शन आ गया हमारा 7। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है दो डिस्टिंक्ट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है एक्स एंड वाई। अब इसमें से आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है ये आपको बताना है। तो जब दो डिस्टिंक्ट नंबर आपको दिए हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है आप ऐसे निकाल सकते हो कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये है तो वैसे 11th का टॉपिक, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, फिर भी हम इसको कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और तो अर्थमेटिक मीन का मतलब हो जाता है a प्लस बी बाई 2, यहाँ पर दो नंबर x प्लस वाई है। ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स वाई। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है ए पर्सन कैन रो इन द स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में जाता है, तो उन्हें x की वैल्यू आपको 8 दे दी, ठीक है। ये कहता है इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं y है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की अगर आप स्पीड निकालोगे तो क्या बनेगी, जो डाउन स्ट्रीम होता है उसमें दोनों को प्लस कर देते हैं, जो अप स्ट्रीम होता है उसमें दोनों को माइनस कर देते हैं। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि जो अप स्ट्रीम है उसमें जाने में आपको डाउन स्ट्रीम के मुकाबले 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। थ्राइस है, जितना भी टाइम लगेगा, चाहे घंटे हो चाहे मिनट हो चाहे आर, उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर दोनों को बराबर करना है आपको। इसमें जो आपको 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 8 + y = 24 - 3y, तो आ जाएगा 4y = 16। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4th अगर क्वेश्चन आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। 4th में कहता है x इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ऑफ -4 और mod 3। तो x की वैल्यू क्या होगी, आपको जो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ करो। आप इसको सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन को यूज़ करो। आपके पास ऑप्शन है -2, 12, 19, 35, 12, 19 एंड 35। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होने वाला है। उसके लिए हमारे पास जो तरीका होता है मॉडुलो का, वो क्या होता है भाई, यहाँ पर जब आप इसको लेके जाओगे x + 4, तो ये जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप रख के देखो, -2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 12 रखोगे तो 16 हो गया, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 19 रखोगे तो 23 होगा, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। बचा क्या, आंसर तो ऑब्वियसली वही है। फिर भी 35 + 4 39, 39 डिवाइड हो जाएगा 13 पर, तो यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन का यूज़ करा, इसकी बजाय ऑप्शन का यूज़ करो तो उससे आपका आंसर जल्दी निकला। नेक्स्ट में कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर आपको 3 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ आपको -2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। डिटरमिनेंट हमारे पास है -2, n का मतलब हो गया ऑर्डर, ऑर्डर आपके पास 3, तो 3 - 1 यानी 2 आ गया, आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इसमें कहता है इफ 3/3 मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ A12 C13 A12 C13 प्लस A22 C23 A22 C23 प्लस A32 एंड C33, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। यहाँ भी सी है, यानी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर नहीं है। जब जिस एलिमेंट को आप उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो होता है डिटरमिनेंट के बराबर आता है। लेकिन अगर आप इस एलिमेंट को, ठीक है, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, ये इसके एलिमेंट दिए, मतलब कॉलम 2 के एलिमेंट दिए हुए हैं, और यहाँ पर जो कॉलम 3 के कोफैक्टर हैं उनसे मल्टीप्लाई करा गया है, तो आंसर इसका हमेशा 0 ही आएगा। जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसी एलिमेंट को के जो कोफैक्टर है अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, और किसी और रो से करते हो तो आंसर उसका हमेशा 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं आपके पास ए और बी, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 12, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू -4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का जो फार्मूला हो गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। इसकी जगह आ गया -4, और -4 को आप उधर ले जाओ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी -3। ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7th का आंसर सी आ गया। अब 8th में देखते हैं। 8th का आंसर आपके पास कहता है सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें सॉल्व और कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। कह रहा है क्रैमर रूल से अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो वो तो आ गया 0, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y, डिटरमिनेंट ऑफ z इज नॉन जीरो, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला जो मेन डिटरमिनेंट है, अगर वो 0 आ जाता है तो D1, D2, D3 हम निकाल के देखते हैं क्रैमर रूल में, उनमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ जाए तो आंसर आपका हमेशा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो 8th का जो आंसर है ये आ गया नो सॉल्यूशन। उसके बाद 9th क्वेश्चन पे चलते। 9th में कहता है द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस x² प्लस में 30x प्लस में 1500। कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है x² प्लस 30x प्लस में 1500। द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन द 10 यूनिट आर प्रोड्यूस। मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको इसका
डेरिवेटिव करना है, जब भी मार्जिनल निकालोगे डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर आ गया है 2x प्लस में 30। अब x की वैल्यू उसने दी आपको 10, तो x की जगह आप यहाँ पर 10 पुट करोगे तो 30 आ गया, 20 आ गया, आंसर आ गया आपका 50। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में कहता है द फंक्शन y इक्वल्स टू 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो फंक्शन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10th में दे रखा है y इक्वल्स टू 1/x। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये चेक करने के लिए पहले आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव आ गया आपके पास -1/x²। अब देखो यहाँ पर क्योंकि x² आ रहा है तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो बाहर नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा, आंसर को आपके नेगेटिव करेगा। आप इसमें कुछ भी वैल्यू डाल लो, चाहे नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो, आपका आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा। अब आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही करेगा। बस इसमें एक वैल्यू नहीं रख सकते आप 0, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। तो यानी आंसर आपका जो इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग क्या बना, एक तो आ गया -∞ से 0 यूनियन, या फिर एंड वर्ड यूज़ कर रखा होगा वहाँ पर 0 to ∞। सारे रियल नंबर नहीं ले सकते हम, 0 को हमें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए 0 की तरफ ओपन ब्रैकेट वाला जो आंसर है वो आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहता था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन यहाँ पर बतानी है, तो रब कर लेते हैं इसको थोड़ा हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दिया हुआ इक्वेशन जो दी हुई है 11th क्वेश्चन में, द y इक्वल्स टू x³ प्लस x, पॉइंट आपको दे रखा है 1 2। तो पहले आप स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव करा, ये आ गया 3x² प्लस 1। अब x की जगह आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो स्लोप आपका बन गया 4। अब स्लोप अगर आपने निकाल लिया तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को इधर लाओ, तो आंसर आ गया 4x माइनस वाई माइनस 2। अब कैसे आपको दे रखा है यहाँ पर, बी ऑप्शन देखो, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इस -2 को इधर ले जाओगे तो इधर जाके +2 हो जाएगा। तो जैसा ऑप्शन में दे रखा है उसी हिसाब से आपका जो आंसर देख चेक करो। 12th क्वेश्चन है, उसमें कहता है कैंडिडेट क्लेम 70% ऑफ द पीपल इन हर कॉन्स्टिट्यूंसी वुड वोट फॉर हर। एक कैंडिडेट जो है क्लेम करता है कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे 70% वोट मिलने वाले हैं, मिले या ना मिले, हाई कमान को तो बोलना ही पड़ता है। इफ़ 1,20,000 वैलिड वोट्स आर पोल्ड देन द नंबर ऑफ वोट सी एक्सपेक्ट फ्रॉम द हर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अगर टोटल 1,20,000 वोट पड़ते हैं तो उसे कितनी उम्मीद है कि उसे कितने वोट मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन बतानी है। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन बताना आपको। मीन के लिए आपके पास यहाँ पर n दे रखा है और p दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12th में आपको p दिया हुआ है 70%, ठीक है, मतलब 7/10 हो गया, और n दे रखा है आपको 1,20,000। एक्सपेक्टेशन आपको बताना मतलब मीन बताना, तो मीन का फार्मूला होता है n इंटू पी। तो n को मल्टीप्लाई कर दो आप मीन से, तो 8400 के आसपास उसको वोट, 84,000 ऑप्शन में दे रहा है। जीरो कहाँ पर गड़बड़ कर दी, 1 2 3 4, 1 2, अच्छा यहाँ तो 7/10 था, एक ही जीरो काटो भाई, जीरो का खेल बड़ा न्यारा है, ठीक है। तो 84,000 उसे वोट मिल सकते हैं। 13 में कहता है द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व अबाउट द बेस लाइन -∞ टू +∞ ऑफ f(x) dx इज़ 1। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो उसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ -∞ से लेकर +∞ तक जाता है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है इसकी हमेशा 1 के बराबर ही होती है। तो आंसर इसमें 1 आ जाएगा, कुछ सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 14th में कहता है द लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आर स्टूडेंट डिवोट टू सेल्फ स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। स्टूडेंट जो है सेल्फ स्टडी के लिए कुछ टाइम अपने आप को डिवोट करता है, जो कि सभी को करना चाहिए, अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए। देन x टेक द वैल्यू x वेयर k इज़ द सम अननोन कांस्टेंट। तो इसने जो आपको यहाँ पर दिया हुआ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये कहता है जो px है इसमें आपको वैल्यू दे रखी है kx और k 5 माइनस x, उसके बाद है 0। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो ये वैल्यू लेनी है आपको,
x की वैल्यू अगर 1 या 2 है तो के एक्स लेना है, और x की वैल्यू अगर 3 या 4 है तो ये लेना है। इसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एटलीस्ट 3 आवर्स की, लेकिन वो निकालने के लिए पहले आपको के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमें पहले इसको डिस्ट्रीब्यूशन में बना देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये x हो गया, ये पी एक्स हो गया। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये k हो गया आपके पास। x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो 1 को यहाँ पर पुट करना है आपको, k इंटू 1 k हो गया। अगर 2 लोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2k। अगर 3 होगा तो यहाँ पर पुट करो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी 2 हो गया, तो ये भी 2k हो गया। और अगर आप 4 लेते हो तो यहाँ 5 माइनस 4 1 हो गया, 1 इंटू k आ गया। बाकी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यहाँ से अब देखो, इसका हमें पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सम 1 के बराबर होता है। तो k प्लस के 2k हो गया, 2 2 4 4 और 2 6 6 प्लस 1 7। तो 7k इक्वल्स टू 1, यानी k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/7। अब इसने प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है एटलीस्ट 3 आवर्स। एटलीस्ट 3 आवर का मतलब हो गया कम से कम 3 घंटे होने चाहिए। अब कम से कम 3 का मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी होगी यहाँ पर, P3 की और P4 की। उससे ज़्यादा करने का तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि है ही नहीं उससे ज़्यादा, तो 0 प्रोबेबिलिटी है। तो P3 की वैल्यू कितनी है 2k, और इसकी वैल्यू है k, यानी 3k हो गया। अब k की जगह आप वैल्यू पुट करोगे 1/7, तो आंसर आ गया 3/7। देखो ऑप्शन में 3/7 है या नहीं है, या ऐसे लगे हुए हम। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 15 में देखो, एन ऑटोमेटिक मशीन प्रोड्यूसेस 20,000 पिन्स पर डे। एक ऑटोमेटिक मशीन में 20,000 पिन जो है वो हर दिन निकलती है। वन रेयर ओकेजन इट प्रोड्यूस ए परफेक्ट पिन हुज चांसेस 1/में 10,000। जो परफेक्ट पिन है उसके जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 1/1000, 10,000। तो P आपको मिल गया ये। ठीक है। एज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ द परफेक्ट पिन आर रिस्पेक्टिवली। अब जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आपको निकालना है यहाँ पर मीन भी और वेरिएंस भी। तो n आपको दे रखा है 20,000 पिन है। तो मीन का जो फार्मूला होता है या फिर वेरिएंस का जो फार्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्या वैल्यू होती है, n इंटू में p। तो n आपके पास ये है, 20,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 2। इसमें मीन भी आपका 2 आएगा और वेरिएंस भी आपका 2 ही आएगा, यानी 15 का ऑप्शन बन जाता है आपके पास बी। 16 में कहता फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन लैम्डा इक्वल्स टू के समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 टू इन्फिनिटी का अगर सबका यानी सम लेना, आपको सबका सम लेने का मतलब है कि जो उसका आंसर है वो 1 के बराबर ही हो जाएगा, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी होगी इसमें 1। तो 16 जो है उसका आंसर भी आपके पास 1 आ गया। 17 में कहता है टीवी मैन्युफैक्चरर टेस्ट रैंडम सैंपल ऑफ 6 पिक्चर ट्यूब टू डिटरमाइन एनी डिफेक्ट। ठीक है, 6 पिक्चर ट्यूब है, उसको चेक करता है कि भाई डिफेक्ट तो नहीं है इसके अंदर कोई। पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पिक्चर ट्यूब इज़ 0.05। तो यहाँ पर आप उसके पास 10 ट्यूब है चेक करने के लिए, तो n की वैल्यू तो हो गई 10 और डिफेक्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 0.05। डिफेक्ट ना आने की प्रोबेबिलिटी, पहले इसको फ्रैक्शन में निकाल लो आप, 5/100 यानी 1/20। तो Q आ जाएगा आपका 19/20। ठीक है, डिफेक्ट ना आने की। ये डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई या ना आने की हो गई। अभी कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पिक्चर, कम से कम एक डिफेक्टिव पिक्चर है। तो कम से कम एक डिफेक्टिव पिक्चर का मतलब हो गया x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 पूछ रहा है। कहाँ तक निकालना पड़ेगा, 1 भी निकालना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे निकालने पड़ेंगे। सारे क्यों निकालें, हम शॉर्टकट हमारे पास है, हम क्या करेंगे 1 में से 0 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम तो 1 होता है ना। तो इस इवेंट के अंदर 1 से लेकर 10 तक आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा है, तो आप 1 में से 0 वाले को माइनस कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो NC0, n आपके पास हो गया 10, C0, P की वैल्यू होगी आपके पास 1/20 की पावर 0 और 19/20 की पावर 10। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आंसर बच गया 1 माइनस 19/20 की पावर 10। अब 19/20 की पावर 10 कौन निकालेगा भाई, नहीं इसने भी नहीं निकाली हुई, तो 17 का जो B है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतनी वैल्यू निकालना आसान बात थोड़ी ना है। पावर
एक मिनट ऑप्शन में 6 है। हाँ तो एक गड़बड़ होगी बच्चों, ज़रा एन की वैल्यू यहाँ 6 है, 10 नहीं है, क्योंकि 6 पिक्चर ट्यूब है। ठीक है, 6 पिक्चर ट्यूब है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब तक बहुत से बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा सर गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ कर करके तो इंसान सीखता है। 18th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है टू कैलकुलेट लेस्पियस प्राइस इंडेक्स द वेट आर टेकन एज। तो लेस्पियस प्राइस इंडेक्स है, उसका अगर फार्मूला आपको ध्यान हो तो उसमें जो बेस ईयर के जो क्वांटिटी है वो ली जाती है। ठीक है, क्वांटिटी पूछ रहा है ना, वेट पूछ रहा है, तो जो क्वांटिटी है वो बेस ईयर की ली जाती है, यानी इसमें ऑप्शन आ गया आपका ए, बेस ईयर। 19 में आपको सिग्मा P1 Q1 भी दे रखा है, P0 QV0 भी दे रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो उसको हम क्या क्या दिया हुआ है यहीं पर ही कर लेते हैं। 19 को सिग्मा P1 Q1 आपको दे रखा है कितना, 506, सिग्मा P0 Q0 406, और सिग्मा P1 Q0 456, सिग्मा P0 Q1 ये आपको दे रखा है 451। ठीक है, 0 और 1 कह रहा है कि जो बेस और करंट है उसको डिनोट करता है। तो पाशी इंडेक्स नंबर आपको निकालना है। जब पाशी इंडेक्स नंबर हम निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, P01 जब आप निकालते हो तो उसमें जो करंट ईयर है उसका प्राइस कंसिडर करते हैं, यानी सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P1 Q0 और P0 Q1, ये फार्मूला होता है। तो आपको चारों ही दे रखे हैं इसने कंफ्यूज करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप तो कंफ्यूज होने वाले बिल्कुल भी नहीं हो ना, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो सिग्मा P1 Q1 कितना 506 है, P0 Q1 451 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो भाई इसको सॉल्व तो हम यहाँ पर हम करने वाले नहीं हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। तो हमारा जो आंसर है, आंसर हमारा आ जाएगा 112.19। तो आंसर देखो अपना 112.19 आंसर है, ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, 112.19 दिया हुआ है, तो जो 19 का ऑप्शन आपके पास ए है वो आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछता है, जब प्राइस इंडेक्स बाय द मार्शल एजवर्थ मेथड, जो मार्शल एजवर्थ मेथड है उसमें क्या करता है, चार ऑप्शन दिए आपको, Q0 उसको वेट लेता है, नहीं गलत है, Q1 वेट लेता है, गलत है, Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 एज वेट। तो मार्शल एजवर्थ मेथड जो होता है उसमें Q1 और Q0 दोनों को लिया जाता है, जो डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है फार्मूले के अंदर वो 2 कट जाता है, इसलिए फार्मूले के अंदर उसका हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है आपका सी आएगा, Q0 प्लस में Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो 21 क्वेश्चन है, उसमें कहता है टू एथलीट विजय एंड सैमुअल फिनिशेज 100 मीटर रेस इन द 12 सेकेंड एंड 16 सेकेंड। दो एथलीट है, एक विजय है और एक सैमुअल है, एक 12 सेकेंड के अंदर रेस खत्म कर रहा है, एक 16 सेकेंड के अंदर खत्म कर रहा है। बाय हाउ मेनी मीटर डज विजय डिफीट सैमुअल। तो विजय सैमुअल को डिफीट करेगा, ये कितने मीटर से डिफीट करेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखो अलग अलग दोनों का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस का जो टाइम है वो कितना है, 4 सेकेंड्स का है। ठीक है, एक 12 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, एक 16 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर रेशो निकालें, भाई कितनी रेशो से उसको डिफीट कर रहा है, तो 4 सेकेंड के मार्जिन से उसको डिफीट कर रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। अब हमें किसके साथ कंपेयर करना है, सैमुअल का हमें पता लगाना है कितने मीटर से वो डिफीट हो रहा है। सैमुअल जो है रेस कंप्लीट करने में 16 सेकंड्स ले रहा है, तो सैमुअल का टाइम आपको नीचे लिखना है, इनटू में टोटल रेस जितनी भी है वो ऊपर लिखो, इसको कैंसिल करो, आंसर आ गया सीधा आपका 25 मीटर से वो उसको डिफीट करेगा। 22 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है इफ द प्रेजेंट टाइम इज 8:40 PM, अभी का जो टाइम है वो 8:40 PM है, then the time after 876.5 hours will be 876.5। तो अभी एंड हाफ यानी 30 मिनट्स को भी साइड में रखो, 876 का आप निकालो, इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कितनी होगी, 876 मोडलो 24 निकालो। तो 876 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ रहा आपका 12, यानी 876 आवर के बाद 12 घंटे आपके बढ़ जाएंगे। 12 घंटे का मतलब है टाइम अभी जो 8:40 था
वो PM में है, वो हो जाएगा 8:40 AM। ये टाइम हो गया। ये कब हुआ? 876 आवर्स के बाद, लेकिन उसमें हाफ आवर्स और है। हाफ आवर का मतलब हो गया 30 मिनट और है। तो आप इसके अंदर अगर आप 30 मिनट ऐड करोगे तो आपका जो टाइम है वो बन जाएगा 9:10, सुबह के 9:10। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो आ गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहता है ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप, B कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द कैपिटल वाइल B कंट्रीब्यूट एज मच एज B एंड C टुगेदर कंट्रीब्यूट। B और C जितना दोनों मिलाएंगे, ये कहता है भाई इन दोनों का जितना भी मिलाएंगे ना उतने में मिलाऊंगा। तो द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, तो उनकी कैपिटल की रेशो कितनी है? तो मान लेते हैं कि जो C है, B का तो उसने दे रखा है भाई 1/3 ऑफ द कैपिटल, तो टोटल कैपिटल हम मान लेते हैं कि X है। टोटल हो गया आपके पास X रुपीज़, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। तो B का जो शेयर है वो कितना हो गया? इसका 1/3 यानी X/3 हो गया। C का शेयर हम मान लेते हैं Y, तो A का शेयर कितना हो गया? X/3 + Y। अब यहाँ पर अभी दो टर्म चल रही है, X और Y, दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर दो रेशो निकालने के लिए, सबको X में या सबको Y में। अब ये हमें पता है कि भाई इन तीनों का जो टोटल है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो X = X/3 + Y + X/3 प्लस में Y। तो X/3 2X/3 हो जाएगा। 2X/3 को इधर लाओगे, X - 2X/3 = 2Y। तो 3X - 2X यानी X/3 = 2Y। तो X की वैल्यू होगी आपके पास 6Y। अब X की वैल्यू 6Y होगी तो A का जो कैपिटल है वो कितना हो गया? X/3 + Y। X/3 की वैल्यू कितनी है? 2Y है, तो 2Y + Y यानी 3Y हो गया। A का कैपिटल हो गया। B का कैपिटल कितना हो गया? X/3 का मतलब 2Y, और C तो ऑलरेडी Y में था। तो तीनों की अगर आप रेशो निकालोगे 3:1, आंसर आ गया 3:1। तो इस रेशो से उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो यानी इसका जो आंसर है वो भी आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखो 24 में यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, और ये भी फिर 11th का टॉपिक साथ में इसने डाल दिया। कहता है कि जो A मोडुलो B मोडुलो M, A कॉन्ग्रेंस B मोडुलो M है, ये किस टाइप का रिलेशन होता है? तो इसको आप वैसे याद रख लो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ज़्यादा इसमें हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके चांसेस वैसे ही कम है। ये रिलेशन वाला जो टॉपिक था वो 11th में था, फिर भी इसने हम सैम्पल पेपर में डाल दिया है। अगर सीधा कॉन्ग्रेंस में आ जाता है यहाँ पर तो सीधा आप आंसर दे सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि 3 फ्रेंड्स XYZ एग्री टू इन्वेस्ट फॉर द टाइम पीरियड इन द रेशो 2:3:4। जो टाइम पीरियड है उसका वो है 2:3:4। टाइम की रेशो कहता है कि भाई ये इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए रेशोज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और इनका जो प्रॉफिट शेयर है वो है 6, 7 और 8। तो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो आपको फाइंड करनी है। तो इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं XYZ। अब जो प्रॉफिट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पहले वाला बंदा X इन्वेस्ट कर रहा है कितने टाइम के लिए? 2 के लिए, तो इसकी प्रॉफिट हो गया 2X। इसका प्रॉफिट हो गया 3Y। इसका प्रॉफिट हो गया 4Z। किसके बराबर हो गया? 6, 7, 8। हमें वैल्यू XYZ की फाइंड करनी है, तो आप X वाली टर्म्स को इसके नीचे ले जाओ। तो 6/2 मतलब 3 हो गया, या भी कह सकते हो कि कॉमन निकाल देते हो आप इसमें से, तो 7/3 हो गया, या तो कटेगा नहीं। 8/4 ये 2 आ गया। इसका फ्रैक्शन आप हटाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9, 7, 6। ये है इसकी इन्वेस्टमेंट की रेशो आ जाएगी 9, 7 और 6। यानी इसमें ऑप्शन बनता है आपका कौन सा? बी। 25 में बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ये पूछता है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें हॉकिंस साइमन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो हॉकिंस साइमन कंडीशन के लिए आपको क्या देखना है कि 1 में से अगर आप डायगोनल एलिमेंट को माइनस करते हो, ये 2 डायगोनल एलिमेंट आ गए, तो ये दोनों की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहनी चाहिए। तो अगर आप देखो इस वाली मैट्रिक्स में देखो, अगर मैं इसको 1 में से माइनस करूँगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका ख़त्म। यहाँ पर अगर मैं इसको 1 में से माइनस करूँगा तो भी नेगेटिव आएगा, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल हैं, ये भी और वो भी। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो I - A का डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो I - A आपको इसमें भी चेक करना पड़ेगा। I का मतलब हो गया आइडेंटिटी,
तो 1 में से इसको माइनस करोगे, ये आ जाएगा 0.8, ये माइनस 0.9, ये माइनस 0.8, ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट आप निकालो। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 9 8 72, तो 0.72 माइनस 9 8 72, ये आ रहा है 0। तो पॉजिटिव नहीं आ रहा, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, तो यानी ये ऑप्शन भी आपका ख़त्म, यानी आंसर तो फिर वही है। फिर भी वहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। तो 0.3 को माइनस करोगे 1 में से 0.7, 0 में से इसको माइनस, 0 में से इसको माइनस, ये 0.5। इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो आ जाएगा 0.35 माइनस 0.02। देखो माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी आए। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद 28 में आपको एफ एक्स दिया हुआ है, इसने मॉडुलस ऑफ एक्स, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो मॉडुलस फंक्शन है उसमें ये वाला फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस तो रहता है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। वैसे ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये भी 11th का ही टॉपिक है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो सी ऑप्शन आ जाएगा। 29th में देखते हैं, गिवन दैट x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280, तो फाइंड करना है आपको सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल नहीं सकते, यहाँ पर t से कनेक्ट हो रहा है, ये भी t से कनेक्ट हो रहा है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव आ गया डी एक्स बाई डी टी, यह आ जाएगा 280। यहाँ से डी वाई बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा 2a। तो पहला आप काम करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, ये कैंसिल, तो 1/t आ गया। अब जब सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे, ये नहीं निकालना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव आप करोगे अब विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/t स्क्वायर क्वोशिएंट रूल लगाकर, और t का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा आपको dt बाई डी एक्स। अब dx बाई dt की वैल्यू आपके पास ये थी, यहाँ पर dt बाई डी एक्स ये रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/280। आंसर आ गया -1/280³। अब क्वेश्चन नंबर 30 रही हमारा एक। 30 क्वेश्चन में द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज दिस। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी है, x स्क्वायर प्लस में 2x। इफ द कंपनी इनकर ए फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹10,000, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 10,000। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन बना लो। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ऐड हो जाती है, ये आपका बन गया कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब ये कहता है कि देन द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो एवरेज कॉस्ट पहले आपको निकालनी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका x से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। अब ये बतानी है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होगी, यानी इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करके मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। तो इसका आप डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -10,000 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको पुट करोगे 0, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10,000। तो x की वैल्यू ±100 नहीं आएगी, सिर्फ 100 आएगी, क्योंकि x यहाँ पर आउटपुट होता है। तो अब x की वैल्यू एक ही आ रही है आपके पास 100, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कि इस पर मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन ही आपके पास एक बचता है। तो 30 का जो ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। अगर यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई तो आपको चेक करना पड़ेगा किस वैल्यू पर मैक्सिमम आ रहा है और किस पर मिनिमम आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहता है सेल प्रमोशन कंपनी सेल टिकट्स फॉर ₹100 ईच टू विन ए प्राइज ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख का प्राइज जीतना है, और जो कंपनी है वो टिकट सेल कर रही है 100 रुपये। ये तगड़ा मुनाफे वाला सौदा है। इफ़ ए पर्सन बाइज वन ऑफ द 10,000 टिकट सोल्ड, अगर एक आदमी उन 10,000 टिकट में से एक टिकट खरीदता है, देन इज एक्सपेक्टेड गेन इन रुपीज़। तो उसका जो एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा रुपीज़ में, कितना उसको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या दिया हुआ है,
अगर 5 लाख का और प्राइज़ वो जीतता है तो उसके पास एक ही चांस है, क्योंकि वो एक टिकट खरीद रहा है। तो यहाँ पर एक्स आपके पास बनेगा, एक्स की वैल्यू तो बनेगी आपके पास 50 लाख, 50 लाख 5 लाख, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 5 लाख है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, उसके पास 1/1000 है, क्योंकि 1000 टिकट है, उन 1000 में से 10,000 है, 10,000 में से वो एक टिकट खरीद रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 1/10,000। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं, मतलब बाकी की जो चांसेस है कि उसमें एक भी प्राइज़ वो जीतेगा नहीं, तो उसके चांसेस कितने, उसके पास 9,999 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। ये प्राइस जीतने की पॉसिबिलिटी इतनी है और जीरो प्राइस जीतने की पॉसिबिलिटी इतनी है। तो जो एक्सपेक्टेड गेन है वो उसने पूछा है, तो यहाँ पर EX निकालेंगे आप, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा, प्लस में 0 मतलब 50 आ गया। अब ये जो EX आया, ये क्या है कि उसका जो प्राइस है वो जीतने की पॉसिबिलिटी, उसने पूछा है एक्सपेक्टेड गेन, तो उसको गेन कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड गेन भाई उसने जो उसका मीन है वो निकला है 50, यानी 50 रुपये वो जीत सकता है, ये मीन है। और उसने खर्च कितने करे, टिकट खरीदने के लिए उसने 100 रुपये खर्च करे, तो 100 में से आपको कितना मिल रहा है, 50 ही मिल रहा है, तो यानी वो एक तरह से अभी 50 के लॉस में है, ठीक है। अब उसको 50 माइनस 100 कर दो तो -50 आ जाएगा, या फिर 50 लॉस में लिख दो कि उसने 100 रुपये की टिकट खरीदी है, लेकिन जो उसका मीन प्राइस है जीतने का वो कितना है, 50 है, तो यानी 100 रुपये खरीद कर 50 रुपये वो जीत रहा है, तो 50 रुपये लॉस में हो गया ना भैया। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं 32 पर। 32 में कहता है इंश्योरेंस कंपनी हैज़ फाउंड दैट 50% ऑफ इट्स क्लेम आर फॉर द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, ठीक है। 50% क्लेम जो है वो एक्सीडेंट के होते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 क्लेम विल कंटेन फ्यूअर देन 2 फॉर एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के लिए 2 से कम क्लेम आए। 2 से कम क्लेम आने का मतलब है कि भाई उसकी वैल्यू या तो 0 होगी एक्स की, या फिर 1 होगी, ये मतलब हुआ। तो 0 और 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास जो P है, सक्सेस रेट है, वो कितना है, 50% है, तो 50% का मतलब 1/2 हो गया, और जो Q है वो भी इसमें 1/2 हो गया। अब यहाँ पर सैंपल कितने हैं, 10 हैं, 10 लोग क्लेम करते हैं, तो उसमें जो एक्सीडेंट का रेट है वो 2 से कम है, यानी Px = 0 और Px = 1, ये आपको फाइंड करना है। अब Px = 0 फाइंड करोगे तो n आपके पास ये है 10C0, 1/2 1/2, ये भी 1/2 की पावर 0, यहाँ पर 1/2 की पावर 10 प्लस 10C1, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 9, तो 1/2 की पावर 10 यहाँ भी है, 1/2 की पावर 10 यहाँ भी है, तो इसको तो आप कॉमन निकाल दो। अंदर आपके पास बचेगा 10C0, 1 हो गया, यहाँ से 10 आ गया, तो यानी ये आ जाएगा 1/2 की पावर 10 इंटू में 11। तो ऐसा कुछ आंसर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, देखो आंसर में आपके पास सी हो जाएगा 11/1024, क्योंकि 2 की पावर 10 जो होती है वो 1024 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 33rd में देखते हैं, कहता है ड्यूरिंग ए पेंडेमिक 10% ऑफ द पेशेंट हु हैव द डिजीज गॉट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। पेंडेमिक के दौरान 10% पेशेंट ऐसे हैं जिसकी जो डिजीज़ है वो कॉम्प्लिकेटिव होगी। इफ़ 100 पेशेंट ऑफ ए लोकेलिटी गेट इन्फेक्टेड बाय द डिजीज़, अगर एक लोकेलिटी के अंदर 100 लोग इन्फेक्टेड होते हैं, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट गेटिंग कॉम्प्लिकेशंस, तो आपको जो जिस पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हुई थी उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू में q, तो n आपके पास क्या है, कितना है यहाँ पर 100 है, और p की वैल्यू कितनी है आपके पास 10%, 10% का मतलब 1/10 हो गया, और q आ गया 9/10, तो वेरिएंस निकालोगे आप, वेरिएंस हो जाएगा NPQ, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 100, 1/10, 9/10, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन है आपके पास, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है 34th में, इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ फाउंड द डेली डिमांड फॉर द फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए मीन ऑफ 432 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 86। मीन आपको दिया है 432 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 86, क्वेश्चन नंबर 34th में।
मीन को यहाँ पर म्यू से डिनोट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, 432 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है कितना, 86। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिमांडेड ऑन ए पर्टिकुलर डे एक्सीड 518 बल्ब। तो 518 के हिसाब से आपको यहाँ पर Z निकालना है, X आपको दे रखा है 518। तो यहाँ पर जब X 518 होता है तो Z की वैल्यू क्या होती है, X माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 518 माइनस 432 डिवाइडेड बाय 86। तो 8 माइनस 2 करेंगे 6, 11 माइनस 3 करेंगे 8। तो Z की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, Z क्या था यहाँ पर, ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है, एक्सीड 518 बल्ब। एक्सीड का मतलब हो गया यहाँ पर ग्रेटर देन, तो Z की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 हो गई। ठीक है, अब Z की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 में से आपको Z की वैल्यू लेस देन 1 माइनस करेंगे। ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको थोड़ा ढंग से पढ़ ले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर यहाँ ग्रेटर होता है तो 1 में से, टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें से जो लेस वाला डिस्ट्रीब्यूशन है उसको माइनस कर देते हैं, और 1 पर जो वैल्यू होती है 0.8413 दी है। आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दी है यहाँ पर, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो इसकी वैल्यू आपको ज़रूर दी होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू दी होगी, आपको टेबल दी होगी, एक चीज़ ज़रूर होगी दोनों के पास, चिंता मत करो। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.1587। 35th क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी आपको टेबल की नीड है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द मॉर्गेज लोन मेड बाय द सर्टेन बैंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रहा है। मीन आपको दिया हुआ है 36 लाख, स्टैंडर्ड डेविएशन है 12 लाख। तो मीन आपको दिया हुआ है लैक्स में 32 लैक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 12 लैक्स 36 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड मॉर्गेज लोन इज लेस देन 54 लाख। एक्स आपको दिया है 54। तो Z निकालो आप पहले यहाँ से। Z के लिए यही फार्मूला आ जाएगा, X माइनस मीन डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 1.5। तो अब यहाँ पर क्या बोला था आपसे, लेस देन 54 लाख। तो Z की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z लेस देन 1.5। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें से 1.5 की हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी 0.9332। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है आपसे। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है। तो परसेंटेज में निकालोगे तो 93.32 दिया हुआ है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 93.32%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दो टेबल दे रखी है, कमोडिटीज़ दे रखी है ABCD। प्राइस आपको दे रखा है P0, बेस ईयर का प्राइस दे रखा है, करंट ईयर का प्राइस दे रखा है। द प्राइस इंडेक्स फॉर द 2020 टेकिंग 2019 एज अ बेस ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो इसमें आपको क्या करना है, जो टेबल आपको दे रखी है उससे आपको सिग्मा P0 निकालना है। सिग्मा P0 मतलब जो बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है उसका टोटल कितना है। तो उसका टोटल भाई हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास सिग्मा P0 का टोटल आ रहा है 300, और P1 का टोटल आ रहा है 340। इसका टोटल आ रहा है 300 और सिग्मा P1 का टोटल करोगे आ जाएगा 340। और जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है उसमें अगर आप प्राइस इंडेक्स निकालते हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 सिग्मा P0 इनटू में 100। तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 340, नीचे आ जाएगा 300 इनटू में 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा 3 पर। अभी 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा आ जाएगा आपके पास 113.34। 113.34 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी B के आसपास आ रही है, तो B हमारा आंसर आएगा 113.34, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 35 हमने करा, 36 देखते हैं। और 36 कंप्लीट कर लिया, अभी 37 करते हैं। 37 में कहता है फॉर द डाटा रिगार्डिंग सम commodities the price index using Lespius and the Pache method are this and this. The Fisher price index for the data, अब फिशर का आपको निकालना है।
तो फिशर का अगर आपको निकालना है, लेस पियर्स का आपको कितना दे रखा है, लेस पियर्स का 118.4 और पाशे का दे रखा है आपको 117.5। तो फिशर का आपको निकालना है, तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था भाई, एल और पी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। एल कितना आपके पास 118.4 प्लस 117.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + 4 9, 7 + 8 15, 1 2 3 और यहाँ आ गया 2। 2 से इसको डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा 2 1 2, 2 1 2 और 2 7 14, 2 9 18, 2 5 10। 117.95 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इसमें। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास ऑप्शन आ रहा है बी, तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। तो अगर ये मेथड आप यूज़ करते हो तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, वो बड़ा लंबा टास्क हो जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहता था प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द सर्टेन कमोडिटी आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। इफ द रेशियो ऑफ द लेस पियर्स एंड द पार्शियल इंडेक्स नंबर इज दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको यहाँ पर जो कमोडिटीज़ दे रखी है 38 में, तो यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है कमोडिटी और बी दिया है P0 Q0 P1 Q1, P0 Q0 P1 Q1, ये डाटा आपको दिया हुआ है। 1 1 10 5 1 ए इधर नीचे लिखो, ए और बी 1 1 10 5। उसके बाद है 2x 5 2। ठीक है। अभी कह रहा है जो लेस पियर और पार्शियल इंडेक्स नंबर है उसकी रेशो आपको दे रखी है 28/27। अब लेस पियर्स या पार्शियल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आप जो लेस पियर्स का फार्मूला है उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, जब लेस पियर्स का हम निकालते हैं तो आपको जो न्यूमरेटर है इसका, न्यूमरेटर में आपको चाहिएगा P1 Q0, ये आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। P1 Q0 और P0 Q0 और P1 Q1 और P0 Q1, ये चारों टेबल आप निकाल लो फटाफट। P1 Q0, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ गया, इधर से आ गया 5x। ठीक है। P0 Q0 करते हैं तो 10 आ गया, इधर से 5 आ गया। P1 Q1 10 आ गया और इधर से 2x आ गया। P0 Q1, P0 और Q1 5 हो गया और इधर से 2 आ गया। अब जो लेस पियर्स है तो लेस पियर्स की वैल्यू में क्या आएगा, ऊपर तो आएगा आपके पास P1 Q0, यानी कितना आ जाएगा ये 20 प्लस में 5x डिवाइडेड बाय P0 Q0, P0 Q0 मतलब आ गया 15। ठीक है, इनटू में 100। और जो पाशे है, पाशे की वैल्यू आ गई आपके पास P1 Q1, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस में 2x और इधर से आ जाएगा 5 + 2 7। अब इसकी जो रेशो है वो उसने आपको क्वेश्चन में रेशो दे रखी है 28/27, तो मैं इसको अगर रेशो में कन्वर्ट कर दूं तो इसकी जो वैल्यू आ गई 28/27, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। 7 और 15 इन दोनों को आप चेंज कर दो, 7 को ऊपर ले जाओ और 15 को इधर लाओ। अब इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 7 से तो ये कट जाएगा और कुछ नहीं कटता, 3 से कट जाएगा। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 2 = 180, 9 5 = 45x। 4 से इसको करेंगे तो 4 5 = 20, 20 को इससे करेंगे 200, 20 को इससे करेंगे 40x। इसको इधर लाएंगे तो 5x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, इसमें बस आपको फार्मूला बताना है टू फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव वी यूज़ द फार्मूला। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का जो फार्मूला है वो आप कई जगह ऐसे लिखते हो, समेशन ऑफ P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 इंटू में वेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, या फिर ऐसे लिखते हैं, या फिर फार्मूला इसका होता है P1 अपॉन में P0 और समेशन ऑफ P0 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू में 100। ये दोनों ही फार्मूले क्या होते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के होते हैं, यानी इसमें जो ऑप्शन है आपके पास ये ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। 40th में कहता है टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है
वो इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो यानी 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास डी। 39 हो गया, 40 का आंसर आ गया फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, यानी जो डी ऑप्शन है, अगर आपने इंडेक्स नंबर के बारे में पता है तो इसका आंसर तो आप ऐसे ही दे दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 पर सेक्शन सी यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ेगी क्योंकि है तो एमसीक्यू ही। जैसे स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन देखे थे उसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर थी, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन आई। अब यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दे रखे, 10 में से कोई 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो अच्छी तरह आते हैं वो 8 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, लेकिन हम तो यहाँ पर सारे करेंगे भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें क्या कहता है आपके पास कि एक रिटेलर है बाइज 250 kg ऑफ ए राइस, 250 kg राइस खरीदता है, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 10% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट ए 5% लॉस। उसका एक पार्ट वो 5% के लॉस पर बेच देता है और दूसरा 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है। इफ़ द नेट प्रॉफिट मेड बाय द रिटेलर इन द होल ट्रांजैक्शन इज 7%। अब उसको लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट होता है कितना, 7% का। देन द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो जो उसने 10% प्रॉफिट पर क्वांटिटी बेची है इस राइस की, वो आपको बतानी है, यानी किस रेशो में वो बेच रहा है। तो यहाँ पर देखो दो पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया, एक में 10% प्रॉफिट रखा और 5% लॉस। तो लॉस जो है वो -5 कर दो और यहाँ पर 10% आ गया, और जो मीन आ रहा है उसका, जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो आ रहा है 7। ठीक है, ये सारा परसेंटेज में। यहाँ से हम इसकी रेशो निकाल लेते हैं, एक्स और वाई निकाल लेते हैं। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगी, 10 - 7 3, और यहाँ से 7 प्लस में 5, ये आ जाएगी 12। तो ये आ जाएगी 1/4। यानी ये वाली क्वांटिटी वो 1 किलो अगर लेता है तो ये वाली क्वांटिटी 4 किलो ले रहा है। तो उस आपको बताना है कि जो 10% प्रॉफिट पर वो कितना बेच रहा है। तो 10% प्रॉफिट की वाली जो रेशो है वो 4 है। टोटल रेशो कितनी हो जाएगी, 4 + 1 5, और टोटल क्वांटिटी राइस की कितनी है, 250। तो इसको आप यहाँ से कैंसिल करो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 200। यानी वो 200 किलो राइस जो है 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 42 क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 8 आवर एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, एक 8 घंटे में भर देता है, एक 12 आवर्स के अंदर भरता है। तो इनका जो 1 आवर का काम है दोनों का, वो कितना हो गया, जो ए है उसने 1 आवर के अंदर इतना काम करा, बी ने 1 आवर के अंदर इतना काम करा। अब आगे क्या कहता है, द पाइप व्हेन ओपन साइमल्टेनियसली टेक्स 12 मिनट मोर टू फिल द सिस्टम ड्यू टू लीकेज। उस लीकेज की वजह से उसको कितने मिनट, 12 मिनट और ज़्यादा लगते हैं उस पूरे सिस्टम को फिल करने में। तो वंस द सिस्टम इज़ फुल इट विल गेट एम्प्टी ड्यू टू लीकेज। तो जब वो सिस्टम पूरा का पूरा भर जाएगा तो उसको लीकेज को उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई जिसको टोटल टाइम लग कितना रहा है। ये अकेला अगर ये चलता, ए 1 घंटे में इतना भर रहा है, बी 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो इन दोनों का आप एलसीएम लेके आप निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 24, तो 5/24। यानी जो टाइम उसको लगना था, अगर ये दोनों पाइप चलते, अगर लीकेज नहीं होती तो कितना टाइम लगता, 24/5। तो ये आ जाएगा 4 and 4/5 आवर्स। इसको आप कन्वर्ट कर लो मिनट्स में, तो 4 घंटे तो कंप्लीट हो गए। जो 4/5 है इसको मिनट में करोगे तो ये आ जाएगा 48, 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स। अगर लीकेज नहीं होती तो इतनी देर में टैंक आपका भर जाना था, लेकिन लीकेज की वजह से कितने मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको, 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो अब जो है वो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया भाई, इसके अंदर अगर हम 12 मिनट ऐड करेंगे, देखो 48 के अंदर 12 मिनट ऐड करोगे तो पूरे 60 मिनट, मतलब 1 घंटा हो गया। यानी टोटल मिलाकर आपको 5 घंटे लगेंगे लीकेज की वजह से। तो अब आपको ये बताना है जो लीकेज है वो उसको कितनी देर में खाली कर रहा है। तो सीधा सीधा क्या भाई, ये वाला जो टैंक है इतना भरता है 1 घंटे में, ये इतना भरता है 1 घंटे में, लीकेज 1 घंटे में इतना खाली करती है। टोटल मिलाकर टाइम लग रहा है 5 घंटे। तो 1 घंटे के अंदर इतना टोटल, जब ये तीनों चीज़ होती हैं, यानी यहाँ से पाइप पानी भर रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है। तो अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। तो ये तो कितना आ गया था आपके पास, 5/24 -1/5 = 1/x। इसका आप एलसीएम लोगे 120, 25 - 24। तो यहाँ से आप x की वैल्यू देखोगे तो आ जाएगी आपके पास 120। यानी लीकेज को उसको खाली करने में 120 घंटे लगेंगे इस पूरे टैंक को। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहता है द डिमांड फंक्शन ऑफ द टॉय इज दिस। डिमांड फंक्शन आपको दे रखी है x = 75 - 3p एंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज दिस
फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ जो डिमांड आपको दे रखी है इसकी हेल्प से आप पहले यहाँ पर क्या कर लो, पहले तो पी की वैल्यू निकालो, फिर रेवेन्यू फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो पी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास, इसको इधर लाए, इसको इधर ले जाएंगे, 75 माइनस एक्स, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 75 माइनस एक्स अपॉन में 3 से इसको अलग अलग करके डिवाइड करोगे, 25 माइनस एक्स बाई 3। तो अब रेवेन्यू फंक्शन बनाओ, रेवेन्यू फंक्शन होता है पी इंटू में एक्स, तो पी की वैल्यू तो ये हो गई, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 3। और जो कॉस्ट फंक्शन है वो आपको कितना दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस में 3x। अब जो आपको यहाँ बताना है, कह रहा है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो पहले प्रॉफिट फंक्शन बनाओ, प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपके पास ये है, कॉस्ट आपके पास ये है, 25x में से 3x माइनस करोगे 22x आ गया, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट फंक्शन है, आपको ये बताना है कि ये x की किस वैल्यू पर मैक्सिमम है। तो पहले तो आप इसका डेरिवेटिव करो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, 22 आ गया, यहाँ से 2x बाई 3 आ गया, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब इसको पुट करो, पुट करके x की वैल्यू निकालो, 22 माइनस 2x बाई 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप इधर लेके जाओगे, मतलब ये बन जाएगा 22 इक्वल्स टू 2x बाई 3। इससे कैंसिल करा हमने, x की वैल्यू आ गई 33। अब यहाँ पर x की a की वैल्यू आई है, तो चेक वेक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा, ऑप्शन में देखो आपके पास 33 है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें चेक वेक करने का कोई आपको फ़ायदा नहीं है। अगर 2 वैल्यू आ जाए तो चेक करना ज़रूरी पड़ जाएगा कि भाई किस में मैक्सिमम आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, इसमें कहता है रिवर पासिंग नियर ए टाउन फ्लड इट ऑन एवरेज ट्वाइस एवरी 10 ईयर। लगभग कह रहा है कि 10 साल में लगभग 2 बार वहाँ पर बाढ़ आती है टाउन के अंदर। एज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाउन फेसेस फ्लडिंग एटलीस्ट वंस इन द 10 ईयर। तो 10 साल के अंदर कम से कम एक बार बाढ़ जरूर आएगी, इसका आपकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास 44। तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2, कि जो एवरेज है वो एटलीस्ट एवरेज जो है उसकी बाढ़ की आने की कितनी है 2 है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फार्मूला होता है आपके पास e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय में r फैक्टोरियल। अब इसने कहा है जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि बाढ़ जो है वो कम से कम एक बार आएगी, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गई। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 निकालने की बजाय अगर हम इसको निकालने में टोटल प्रोबेबिलिटी में से 0 को माइनस करो, तो r की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर 0। तो फार्मूला क्या बन गया, 1 माइनस ई की पावर लैम्डा की जगह -2 आ गया, ठीक है, इंटू में लैम्डा की पावर 0 और इसमें 0 फैक्टोरियल। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ई की पावर -2 रह गया। अब ई की पावर -2 की वैल्यू आपको टेबल में से मिलेगी या आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, फिलहाल यहाँ पर नहीं दी हुई है, हम इसको वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं टेबल में से। ये वैल्यू माइनस होने के बाद सीधा आंसर दे रखा है आपको 0.8647, यानी जो भी वैल्यू है इसमें से अगर माइनस करोगे 0.8647 ये आपका आंसर आ जाएगा। चिंता मत करना, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी या आपको टेबल दे रखी होगी। 45 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, इसमें कहता है द हाइट ऑफ ए सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए मीन ऑफ 20 सेंटीमीटर। मीन आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 4 दिया हुआ है। The what is the probability that the height of a plant chosen at random lies between 10 to 30? x आपको दे रखा है 10 से लेकर 30 तक के बीच में। तो x अगर 10 से 30 दिया है तो इसकी हेल्प से आप पहले z निकालो। अगर x को हम 10 लेते हैं तो z कितना हो जाएगा, z का फार्मूला हो जाएगा x माइनस मीन डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से -10 को डिवाइड करोगे 4 से तो -2.5। अगर 30 होगा तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस में 2.5, यानी z -2.5 से लेकर 2.5 तक बिलोंग कर रहा है। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है -2.5 से लेकर 2.5 तक, ठीक है। इसको जब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो कैसे लिखेंगे भाई, ये वाले में से p 2.5 में से माइनस करना है आपको p -2.5। अब ये जो p 2.5 है यहाँ पर मतलब ये z है आपका, ये भी z है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो या MCQS में इतना लिखने विखने की ज़्यादा कोई हमें टेंशन है नहीं।
ठीक है, अब ये तो आपके पास ठीक है, जो माइनस में होता है उसके लिए क्या कर देंगे, 1 माइनस पी जेड लेस देन 2.5। अब इसकी जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी जेड लेस देन 2.5 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, उसमें से उसका डबल करके 1 को आप माइनस करोगे तो आपके पास 45 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.9876। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद अब केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। केस स्टडी में कहता है द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस सेक्टर। टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट वी कंसिडर 2 सेक्टर एंड कोल माइनिंग सेक्टर एंड द यूटिलिटी सेक्टर। 2 सेक्टर के बारे में बात कर रहा है ये, कोल माइनिंग सेक्टर और यूटिलिटी सेक्टर। द कोल माइनिंग प्रोड्यूसेस कोल एंड यूटिलिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। कोल क्या कर रहा है, कोल प्रोड्यूस करता है, यूटिलिटी क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। एज्यूम दैट दीज प्रोडक्ट्स आर मेजर्ड बाय देयर रुपीज़ वैल्यू। बाय 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वी मीन 1 रुपी वर्थ ऑफ दैट प्रोडक्ट। मतलब 1 रुपये की में जो उसकी वर्थ होगी वो कितनी होगी वो आपको यहाँ दे रखी है। कहता है टू प्रोड्यूस ₹1 वर्थ ऑफ कोल द कोल माइनिंग सेक्टर यूजेज 0.50 ऑफ कोल एंड ₹10 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अब 2 तरह की यहाँ पर सेक्टर 1 सेक्टर 2 ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर सेक्टर 1 है और इधर सेक्टर 2 है। ठीक है, क्या चीज़ वे प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कोल प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर जो सेक्टर 1 है, जो कोल प्रोड्यूस कर रहा है उसकी आपको 1 रुपीज़ की कॉस्ट दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 0.50, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी दे रखी है आपको 0.10। जो सेक्टर 2 है उसमें कह रहा है कि भाई कोल है ₹0.25 और इलेक्ट्रिसिटी भी है 0.25। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, ये मैट्रिक्स बन गई ए, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। 46 में 47 में कहता है आपको i माइनस ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो i माइनस ए निकालते हैं पहले। i माइनस ए का मतलब है i हो गया ये, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो, मैं तो खैर अभी लिख रहा हूँ ऐसे। तो 1 में से इसको माइनस करोगे 0.50, 0 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस 0.25, 0 में से इसको करेंगे तो माइनस 0.10 और इसको करोगे तो आ जाएगा 0.75। i माइनस ए आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, यहाँ डेसिमल आ गया। माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0250। माइनस करो इसे, 0 0 7 माइनस 2 5 और 3, यहाँ आ गया डेसिमल। इसको डेसिमल को आप हटा दो तो ये आ जाएगा आपके पास 3500 डिवाइडेड बाय 2 0 ये कट गई, 5 से काटते तो डिटरमिनेंट आ गया आपके पास 7/20। जो इन्वर्स है उसका फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट को इसके एडजॉइंट से डिटरमिनेंट से एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे। एडजॉइंट आ गया इसका और इसका जो डिटरमिनेंट आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे। अब एडजॉइंट जो 2/2 मैट्रिक्स होती है उसका एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। i माइनस ए का निकालना है, i माइनस ये है हमारे पास। तो 2/2 के लिए इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट कितना है 7/20, तो ये हो जाएगा 20/7। तो ये आ गया आपके पास इसका इन्वर्स। ठीक है, ये ए इन्वर्स नहीं, एक्चुअली i माइनस ए इन्वर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में अब देखते हैं, सॉरी 47 तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। कहता है सिस्टम इज़ वायबल बिकॉज। अब सिस्टम वायबल कब होता है, वायबल सिस्टम चेक करने के लिए आपको एक तो डायनल एलिमेंट देखने कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और जो उसका डिटरमिनेंट आया है उसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है और इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब जो इसमें ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा 48 में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 49। अब 49 में कहता है इफ देयर इज एन एक्सटर्नल डिमांड। एक्सटर्नल डिमांड जो आपको दे रखी है 7000 ऑफ कोल है और 14000 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, देन प्रोडक्शन ऑफ 2 सेक्टर टू मीट द डिमांड।
अब उस डिमांड को मीट करने के लिए आपकी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू में डी। तो आई माइनस ए का इन्वर्स आपने निकाला हुआ है 20/7, 0.75, 0.25, 0.10, 0.50। जो एक्सटर्नल डिमांड है वो आपको दे रखी है 7,000 और 14,000। तो यहाँ 7,000 आएगा, यहाँ 14,000 आएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप इसको यूज़ करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है 25,000 एंड 20,000, 22,000। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता होगा, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा 20/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब 50th क्वेश्चन जो है इसका लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है, जो इंटरनल कंजप्शन है वो आपको फाइंड करनी है। हाउ मच वर्थ ऑफ कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज इंटरनली। अब जो इंटरनल कंजप्शन है वो निकालने का फार्मूला क्या होगा, इंटरनल का फार्मूला बन जाता है टोटल माइनस एक्सटर्नल, टोटल माइनस एक्सटर्नल कंजप्शन। अब जो टोटल कंजप्शन है वो आपकी ये हमने निकाली है, ये आ गई। इसमें से जो एक्सटर्नल थी वो आप माइनस कर दो। एक्सटर्नल कितनी थी, ये थी। तो 25 में से 7 माइनस कर दोगे 18 आ जाएगा आपके पास, और 22 में से 14 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आपकी इंटरनल कंजप्शन आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई ने जो इशू किया था वो मैंने आपको कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन से लेकर एंड के क्वेश्चन तक। और सॉल्व करने के बाद आई थिंक अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यार इस तरह का पेपर आएगा तो 40 में से 40 आपके कहीं नहीं गए। और यही होप है, यही उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे और एग्ज़ाम के अंदर बहुत बेहतर तरीके से अपना जो प्रेजेंटेशन है, अपना एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से आप देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।